हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज के सेशन की हम बात करें ना, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के सेशन में हम ये जानने वाले हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं सर, और स्पेशली एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि काफी लेंथी भी है और थ्योरेटिकल भी है। बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है? बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ आती है जहां थ्योरी आ जाती है। और जब थ्योरी में बहुत कुछ होता है ना आपके पास पढ़ने को, और उसमें से आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो चूज करने पड़ते हैं अपने आंसर को लिखने के लिए या फिर आंसर राइटिंग के लिए। और भाई एनसीईआरटी की हम बात करें, एनसीईआरटी तो एक ऐसा समंदर है, इसका कोई अंत ही नहीं है भाई, है ना। मतलब मैं बात करूं यूपीएससी के स्टूडेंट्स की, वो तक एनसीईआरटी को पढ़ने में कतराते हैं यार। आप तो फिर भी छोटे छोटे बालक हो यार, अभी छोटे छोटे, है ना। तो आज मैं वही बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है। या फिर मैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग बात करूं, भाई मैं यूपीएससी लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके लिए ही लाया हूं वीडियो। जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए सबसे आसान तरीका क्या है एनसीईआरटी को पढ़ने का। स्पेशली मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं, मैं अपने ही सब्जेक्ट एसएसटी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो भाई यहां पर हम बात करें एसएसटी को कैसे पढ़ते हैं और स्पेशली एनसीईआरटी से कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा, देखो अगर मैं मैथ्स को छोड़ दूं, क्योंकि मैथ्स में तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो मैथ्स के, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, वो आप दूसरे पब्लिकेशन से सॉल्व करते हो। मैथ्स की मैं बात करूं, बट जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो होते हैं ना, उसमें आप कोई भी दूसरी बुक की हेल्प नहीं लेते। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप कुछ क्वेश्चन पेपर ले लेते हो या फिर सैंपल पेपर ले लेते हो, लेकिन आप कोई अलग से कोई किसी अलग पब्लिकेशन की बुक नहीं खरीदते हो। आप एनसीईआरटी को ही पढ़ते हो। टीचर भी यही रिकमेंड करते हैं कि भाई इससे अलग कहीं नहीं आएगा। अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो 100% एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी से अलग आपने कुछ भी पढ़ते हो नहीं देखा होगा किसी को भी। तो एनसीईआरटी एक क्या है भाई, एक बहुत बड़ी पहेली है, और इस पहेली को ही ना मैं सुलझाने के लिए आया हूं आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि भाई किस तरीके से हम एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं एफिशिएंट वे में। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, है ना। तो मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, और मैं गारंटी से कहता हूं कुछ ना कुछ तो यार फायदा आपको मिलने वाला है इससे, ठीक है ना। चलो भाई लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो भाई पहला जो पॉइंट है ना, पहला पॉइंट बहुत ही कॉमन पॉइंट है। यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, बच्चे की प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा जो है एकदम चैप्टर देखा, और आजकल तो भाई सबके पास एक्सेस है, यूट्यूब वगैरह का सबका एक्सेस है, तो वो डायरेक्ट कोई वीडियो वगैरह देखने लगता है। और मैंने आजकल देखा है बच्चे टाइम बचाने के लिए 2x की स्पीड पे देखते हैं और एक वन शॉट देख लेते हैं। तो भाई बालक, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ना करो यार, क्योंकि अभी पूरी साल डला हुआ है, पूरा साल डला हुआ है। वन शॉट किसके लिए होते हैं? जब एग्जाम टाइम आता है उसके लिए वन शॉट होते हैं। महीने 2 महीने पहले आपने वन शॉट देख लिया, है ना। लेकिन अभी से अगर आप वन शॉट देखना शुरू करोगे ना तो उससे कोई फायदा है नहीं। तो पहली बात तो वन शॉट मत देखना, एक कोई जो डिटेल्ड लेक्चर है ना वो देखा करो सबसे पहले तो। लेकिन स्टार्टिंग लेक्चर देखने से नहीं करनी। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा और आप सीधा जो है वीडियो खोल के बैठ गए, तो मैं कहूंगा ये सही अप्रोच नहीं होगी आपको एनसीईआरटी को फॉलो करने की। क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में एक पहेली है। आप देखते हो ना कितनी कंजेस्टेड है एनसीईआरटी यार, सब कुछ लगा होता है उसमें। मैं बोलता रहा हूं ना, यूपीएससी वाले बच्चे जब पढ़ते हैं ना, यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे नहीं होते हुए एक्चुअली, वो तो भाई मेरे से बड़े एज के लोग होते हैं, मैं बात करूं तो वो भी जो पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी, तो वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं यार। उन्हें भी एनसीईआरटी ट्यूटोरियल्स की जरूरत पड़ जाती है। आप तो फिर भी 10th क्लास में हो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला जो तरीका है ना, सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है, आपको करना क्या है, आपको जो है खुद से पढ़ना है। ट्राई टू रीड बाय योरसेल्फ। खुद से एक बार ट्राई करो। मैं कहता हूं एक अच्छे समझ में नहीं आएगा आपको, पता है, मतलब स्टार्टिंग में जब पढ़ोगे आप नहीं समझ में आएगा। मैं कहता हूं आप पूरा अगर चैप्टर पढ़ोगे, मैं कहता हूं 1 से 2 दिन में, 3 दिन में आप चैप्टर पूरा पढ़ते हो, रीडिंग करते हो चैप्टर की, कुछ तो समझ में आएगा, कुछ कीवर्ड्स तो समझ में आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं आप अनपढ़ हो, आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। इंग्लिश पढ़नी समझनी तो आती होगी यार। आपके जो पेरेंट्स हैं वो सीबीएसई बोर्ड में आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश या फिर आपको जो वर्ड्स हैं, जो वोकैब है, वो तो समझ में आती होंगी, कुछ टर्म्स तो समझ में आते होंगे, तो पढ़ो यार। मैं कहता हूं कुछ तो समझ में आएगा। बस 100% अगर हम पूरा लेके चलें तो 100 में से आपको 5%, 10% समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आएगा ना। तो पहले खुद से पढ़ने की कोशिश करो। देखो हमेशा याद रखना बेटा, देखो लाइफ में ना आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं या फिर कोई दूसरे टीचर से आप पढ़ोगे, वो एक सपोर्ट कर सकता है आपको, है ना, आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आप खुद ही हो जो अपनी डेस्टिनी लिखते हो। समझ में आ गया ना। तो आपको करना क्या है, आपको पहले खुद से ही करना पड़ेगा। कोई आपको सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा, आप पहले खुद ही करोगे, खुद ही एनसीईआरटी पढ़ोगे आप, चाहे भले 5% समझ में आएगी। मैं गारंटी से कहता हूं आएगी। एक बारी आप रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करो यार, सच में आएगी समझ पे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वो लेक्चर देखना नहीं है। सबसे पहले आपको खुद से जो एनसीईआरटी पढ़नी है वो चैप्टर पढ़ना है, पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब क्या हुआ, सर पढ़ लिया हमने। अब जो दूसरा स्टेप ये होगा कि भाई अब कोई ना लेक्चर को देख लो आप, वॉच एनी लेक्चर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब 5-10% समझ में आया ना चैप्टर आपको,
अब इसमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो आपको दिमाग में बसे होंगे आपने जब वो पूरा पढ़ा होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कि इसका सही मतलब क्या होगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया है, अब आप कोई लेक्चर देखोगे ना, वो आपको प्रॉपर मतलब किताब को खोल के, मैं डिटेल्ड लेक्चर की बात कर रहा हूं, मैं वन शॉट की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन शॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिटेल्ड लेक्चर, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 9-10 पार्ट में जो लॉन्ग जो लेक्चर्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप वो जब खोल के बैठोगे ना उन लेक्चर्स को, और फिर आप अपनी बुक के साथ में उसको रीड करोगे और लेक्चर को भी देखोगे, तो आपको प्रॉपर एक एक चीज जो है समझ में आएगी। तो दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको करना है कि कोई भी बेटर जो लेक्चर है, कोई भी यूट्यूब पर पढ़ा हो, वो आप देख सकते हो, जिससे आपकी हेल्प मिल जाए, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि एक तो आपने पढ़ रखा है चैप्टर, और दूसरा जब आप लेक्चर देखोगे ना, सब कुछ आपको जो है समझ में आएगा, आपको दोबारा वो लेक्चर देखने की शायद जरूरत ना पड़े। क्लियर हुआ? चलिए, आपने ये सब कर लिया, अब क्या करना है आपको करना ये है, मैंने क्या बोला था आपको बोला ये था कि कोई डिटेल लेक्चर आप देख रहे हो तो आपको सामने क्या रखना है, सामने अपनी बुक को रखना है, एनसीईआरटी बुक को रखना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें करना क्या है आपको, आप सोचो, मैं इस चीज को ना आप इस तरह से देखो, मान के चलिए आप ये सामने देखो, ये चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को देखो, और जैसे आप चैप्टर शुरू करते हो ना, तो ये पेंटिंग आती है, आपने देखा होगा पेंटिंग आती है, और इस पेंटिंग का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है। और कभी कभी इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इस पेंटिंग से रिलेटेड। फ्रेडरिक सोरू ने 1848 में पेंटिंग बनाई थी, और इस पेंटिंग में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। आप सोच के देखो, आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, आप कोई लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर आपने खोला, और ये वो सर जो है वो एक पूरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपने पूरा टॉपिक पढ़ा, और आपके सामने क्या खुली हुई है, किताब खुली हुई है एनसीईआरटी, पेन है आपके हाथ में, हाइलाइटर है आपके हाथ में, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हाँ, अब क्या करना है आपको, अब पूरा पढ़ना है आपको। सोच के देखो ये क्या लिखा हुआ है। अब यहां पे ना पूरा पेंटिंग जो है इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। इन 1848 फ्रेडरिक सोरू, फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 visualization his dreams of world made up of democratic and republic। तो यहां पर पहले डेमोक्रेटिक, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, एंड रिपब्लिक, इन्होंने एक ऐसे वर्ल्ड को विजुलाइज किया जो कि कैसा था, जो कि डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था। क्लियर हुआ? चलिए, अब यहां पे देखो, द प्रिंट ऑफ सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेंस एंड वुमेन्स ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब यहां पे आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी हाईलाइट कर लेना है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कौन है, ये देखो, ये जो आंटी जी खड़ी हुई है, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अच्छा, अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में क्या बताया गया, एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। अब यहां पे आप पर्सोनिफाई को भी और लिबर्टी फिगर को भी आप एक हाईलाइट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहां पे इन्होंने लिबर्टी को पर्सोनिफाई कर दिया था, एक फीमेल फिगर के रूप में जो है इनको दिखाया गया था। मतलब ये जो आप एलिगरी देख रहे हो, ये किसका सिंबल है, लिबर्टी का सिंबल है। तो यहां पे आप पर्सोनिफिकेशन पे हाईलाइट कर सकते हो। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। अच्छा, अब इनके हाथ में जो टॉर्च है ना, वो क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, तो इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, है ना। शी वियर्स इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ लाइफ, है ना। और दूसरा हाथ में देखोगे चार्टर ऑफ राइट्स, तो दूसरा हाथ में इनके हाथ में किताब है जो क्या क्लेम कर रही है, क्या बता रही है कि यहां पर जो मैन है उनके राइट्स क्या हैं। अब बेसिकली आप बोलोगे सर मैन ही क्यों लिखा हुआ है, विमेन क्यों नहीं लिखा हुआ। उस टाइम पर आप सोच सकते हो ना, एक मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, तो उस टाइम पर मैन ही लिख दिया होगा उस टाइम पर। लेकिन आप सोच सकते हो यहाँ पर मैन और वुमेन दोनों का ही यहाँ पर ट्राई करो, तो यहाँ पे जो उनके हाथ में किताब है वो राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में बता रही है, तो यहाँ पर आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मैन इन द ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेजेस लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन ये रहा, है ना, यानी कि यहाँ पे आप ये टूटे फूटे जो रिमेन्स देख रहे हो, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे याद ध्यान रखना कि यहाँ पे ना बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह आते हैं, और इन बॉक्सेस को ना ऑफन बच्चे इग्नोर बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये काफी ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। ऐसे यहाँ पे बात लिखा हुआ है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का ये मतलब पूरा लिखा गया कि मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट का, है ना। तो देखो यहाँ पे पढ़ के देखो, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रेंट ऑन पावर एक्सेप्ट इन हिस्ट्री द टर्म रेफर टू द फॉर्म ऑफ मोनार्कल गवर्नमेंट। ये जो टर्म था वो एक मोनार्कल गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता था, जो अपने मन से चल रहा है, जो डेस्पोटिक रूलर है बेसिकली उसके लिए, ठीक है ना। इन सोरियो यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर grouped a distinct nation identified through their flags and national costumes leading the procession way past Statue of Liberty are United States and Sudan। ये सब ऐसा पूरा लिखा हुआ है, लेकिन आपने देखो इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वो आपने हाईलाइट कर लिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब आपको जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे वो आपको हाईलाइट कर देने हैं। और यहां पे फिर क्या करना है आपको, देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है आपको,
एनसीईआरटी रंग दो यार, ये मतलब थोड़ा सा देसी लैंग्वेज पे आ गया मैं। एनसीईआरटी रंग क्यों दो? रंगने का मतलब क्या है? रंगने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा कलर कर दोगे पेन लेके, हाइलाइटर लेके, नहीं। आपने देखा होगा ना एनसीईआरटी के आसपास में बहुत सारे स्पेस होता है, उस स्पेस को ना यूटिलाइज करना है। और ये मत कहो, ये जो वो वाले बच्चे होते हैं ना, देखते हैं कि भाई मैं अपने पेन, ये बुक में पेन नहीं चलाऊंगा, पेंसिल नहीं चलाऊंगा। पेंसिल से आप कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो आप। मैं तो कहूंगा पूरी बुक को रंग दिया करो यार, मतलब वो बुक का कुछ भी नहीं होगा। आप इनकेस अगर 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं आपके, तो वो जो चीज है ना आपकी मेमोरीज बन के रह जाएंगी ना, मेमोरीज एक याद रहेगा कि हाँ यार तुमने मेहनत की थी, है ना, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ जो जो स्पेस होता है ना एनसीईआरटी का, उसको यूटिलाइज कर लिया करो। और आपको ना अलग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जो स्पेस होता है उसमें आप अपना जो कुछ जो माइंड मैपिंग है वो कर सकते हो। आप पॉइंटर्स लिख सकते हो आप, जैसे किसी भी टॉपिक में पॉइंटर्स आ जाते हैं ना। जैसे मैं बात करूं, जैसे नेशनल इंडिया की बात करूं, तो उसमें कुछ पॉइंटर्स ऐसे आ जाते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 इन इंडिया, व्हाट आर द इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 इन इंडिया। तो भाई ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आ जाएं तो आपको 4 से 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो वो पॉइंटर्स जो है ना शॉर्ट तो पॉइंटर्स आपको वो स्पेस जो खाली रहता है वहां लिख देने हैं। या फिर एक काम भी कर सकते हो, जिन बच्चों को किताबें या बुक्स को रंगना भगना पसंद नहीं है ना, तो सिंपल सा 1 से 2 पेज लो, प्लेन पेज, और वहां पर पूरे चैप्टर को आपको 1 से 2 पेज में शॉर्ट नोट्स, वेरी शॉर्ट नोट्स में लिखना है, जो कि आप एग्जाम से 1 घंटे पहले भी रिवाइज करना चाहो तो कर लो आराम से। तो अगर ये करते हो ना, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपको एनसीईआरटी फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई एक बात बताओ, एक हिस्ट्री की हम बात करें, 20 से 25 पेजेस होते हैं, तो फिर एक बार आपने पढ़ लिया पूरा एनसीईआरटी को डिटेल में, दोबारा उतनी डिटेल में पढ़ोगे क्या? नहीं यार, इतना टाइम नहीं होता। अब एसएसटी के अलावा और भी तो सब्जेक्ट होते हैं ना भाई। तो एनसीईआरटी एक बार ही पढ़ो, लेकिन ऐसी पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, दोबारा वो पॉइंटर से ही काम चल जाए। काम हो गया ये वाला, है ना। तो देखो, पहला आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको खुद से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है आपको, कोई भी लेक्चर देख लो जो कि डिटेल्ड लेक्चर हो। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करो। हाईलाइट का मतलब ये नहीं है पूरा ही हाईलाइट कर देना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी खाली स्पेस है उस पर जो है कुछ पॉइंटर्स, कुछ माइंड मैप्स जो है बना लेने हैं, ताकि वो एग्जाम टाइम पे काम आए आपके। और उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद करना है एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब यहां पे सुनो, थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो शायद बोर्ड एग्जाम में ना आते हो, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो होते हैं उनका लेवल कुछ ऐसा होता है, अगर आपने वो कर लिए ना तो आपका लेवल सेट हो जाता है। मतलब हाँ, आप अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहे हो ना, इफ यू आर एबल टू सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो होंगे बोर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे ना, वो भी आप कर लोगे। क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो होते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और आजकल जो मैं पेपर देख रहा हूं, एग्जाम आपका देख रहा हूं, तो वहां पर कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे होते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। और यहां पर मैं एक बोनस पॉइंट ऐड करूंगा, प्लीज याद रखना इस चीज को, जो कि सबसे ज्यादा जो बच्चे गलतियां करते हैं वो यही करते हैं कि यार वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि सर याद तो कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है ना सर, तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते ठीक से। तो इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो। न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो ना आप, अगर मैं आपसे बोलूं आपने सुबह न्यूज़पेपर में जो भी पढ़ा है लिख के दिखा दो मेरे को, जरा एक लाइन नहीं लिख पाओगे आप, है ना। तो ये रियलिटी है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा भाई, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। लिखने के फायदे बहुत होते हैं। एक तो आपका राइटिंग अच्छा हो जाता है, एग्जाम में जब आप लिखने बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा फैमिलियर लगेगा कि हाँ यार लिख तो स्टार्टिंग से लिख रहे हैं, 1 साल से लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपका एग्जाम पेपर जो छूटने के चांसेस होते हैं ना, जैसे बच्चे बोलते हैं सब पेपर पूरा आता था छूट गया, तो तभी उनका ही छूटता है जो प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको क्वेश्चंस की लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग नहीं कर रहे, रीडिंग तो एक पार्ट है उसका, उसके बाद लिखना भी है आपको। खुद से लिखना है, खुद से आंसर राइटिंग करनी है, फिर कंपेयर करना है कि आपने टीचर ने आपका आंसर टीचर ने क्या आंसर लिखवाया है और आपका आंसर क्या है। तो ये सारी आपको मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी सच में। अगर आपको 95 प्लस लाने हैं तो ये जो फंडा है ना, ये थोड़ा सा अपना लो यार, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अगर ये सारी जो चीजें आप स्टार्टिंग से ही फॉलो करोगे, कंसिस्टेंसी रहेगी, तो मैं गारंटी से कहता हूं 95 प्लस कहीं नहीं गए आपके, ठीक है ना। चलिए, तो भाई आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। और भाई एंड करने से पहले अनअकैडमी का जो अर्ली बर्ड ऑफर जो है, अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है यहाँ पर, तो जो भी कोर्सेज हैं वो 30% फ्लैट डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं। और जो भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आपको ये कूपन कोड जो है अर्ली बर्ड 43INV ये यूज करना पड़ेगा। इसके लिए 30%, इसके बाद क्या होगा, इसका अप्लाई करने से आपका 30% जो है फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा कोई भी प्लस कोर्स पे। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहते हो, एक बारी 10th क्लास की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो एक बार इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हो।
यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं, नोट्स वगैरह और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह, ये सब जो है मिल जाते हैं आपको। तो अगर आपको विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन ऑफ यूट्यूब पढ़ना है, आपको तरीके से पढ़ना है आपको, तो आप इस प्लस कोर्स को जो अवेल कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ मैं एंड करता हूं इस सेशन को। आई होप आपको इस सेशन में बहुत हेल्प मिली होगी। और ये जो चीजें मैंने बताई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख के इग्नोर कर देना है, इसको अप्लाई भी करना है, इंप्लीमेंट भी करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। चलिए, तो भाई एंड करते हैं सेशन को। बाय बाय, टेक केयर।